हेलो गाइस। क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए ले आया हूं 2023 से 2024 की प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए अग्रवाल मॉडिफाइड नए प्रश्नों के साथ अनसोल्ड बोर्ड पेपर कक्षा 10 के लिए ये जो है ये एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसके सेट्स को ज़रूर से कंप्लीट कर लें। आपने अब तक जो है पुस्तक जो आपकी बुक है गणित की उसको पढ़ लिया होगा। हम जो है 2023 के जितने भी सेट हैं उन्हें करेंगे। ठीक है, उन्हें करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में सभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हम एक सेट के क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए हमारे पास 2023 गणित का जो सेट 2 है इसको करेंगे। आप कहोगे सेट 1 से क्यों नहीं करा रहे हो? सेट 1 से आप लोग कमेंट कीजिए तो सेट 1 भी करा देंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट 2 से। ठीक है, सेट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। लगातार वीडियोज आती रहेंगी। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कवर, इस वीडियो में जो सेट 2 है इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, इसके ऑब्जेक्टिव हैं कितने? इसके ऑब्जेक्टिव हैं 20। तो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही अच्छी आसानी से समझेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये पार्ट 1 होगा इस सेट का, और सेट 2 जो पार्ट 2 आएगा उस पार्ट 2 में जितने क्वेश्चन बचेंगे उनको करा देंगे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आपके बच रहे हैं तो इनको भी कराया जाएगा, लेकिन वो पार्ट 2 में होगा। इस पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कराएंगे। ठीक है, कमेंट कीजिए सेट 1 कराने के लिए। देखिए इसके पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? लाइट को मैं जला लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखे। ये देखिए, आप साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, अब देखिए इसका जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। ये हमें संख्याएं दी हैं, इसमें से हमको बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। ये तो बहुत सिंपल है। कैसा है ये बहुत सिंपल है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या, देखिए पहली वाली ए कितना दिया गया? अंडर रूट में 9 अंडर रूट का मतलब वर्ग, तो 9 का वर्ग कितना होगा? 3। अब 3 कैसी है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बेटे में कुछ तो 1, तो 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 3 को वर्ग नहीं होगा, इसका भी नहीं इसका भी नहीं। तो आप खुद देख लीजिए, ए का मैंने किया तो कितना निकल के आया? अंडर रूट 9 का वर्ग किया तो 3 आया, और 3 कैसी है? 3 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें से ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन 2 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 2 है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस बाई बराबर 10 x माइनस बाई बराबर 4 का हल होगा। तो हमें दो इक्वेशन दी हुई है, दो रैखिक समीकरण दी हैं, हमें बताना है इसका हल क्या होगा। हल का मतलब x और बाई का मान हमको बताना है। देखिए क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं आपको फोटो खींचकर स्क्रीन पर लगा दूंगा, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन है, हमें दो समीकरण दी हुई है। पहली समीकरण x प्लस बाई बराबर 10 है, दूसरी है x माइनस बाई बराबर 4। तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब क्या कीजिए, आप समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा दीजिए विलोपन विधि से। तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस, माइनस था प्लस, ये कट गया, बाई बाई प्लस प्लस कितना हो गया? 2 और 10 से 4 गया 6 बचा। अब यहाँ पर बाई बराबर 6/2 तो बाई का मान कितना आ गया? बाई का मान आ गया हमारे पास 3। अब बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, एक्स का मान आ जाएगा। तो बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है फर्स्ट में रखो। फर्स्ट हमारे पास एक्स प्लस बाई बराबर है, तो बाई की जगह पर 3 लिख दो बराबर 10। तो एक्स बराबर 10 प्लस का 3 इधर माइनस का 3, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 7। अतः x बराबर 7 आएगा, बाई बराबर कितना आएगा? 3। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे क्या हैं। ऑप्शन इसमें x बराबर, देखो x बराबर 5 बाई बराबर 2, तो ये तो नहीं है। हमारे पास है x बराबर 7, देखिए x बराबर 7 और बाई बराबर 3, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन 3 पर। हमारा क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है कि बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। देखिए बाई अक्ष से, देखिए कभी भी ऐसी सिचुएशन हो आपके पास एक बिंदु हो और बाई अक्ष से दूरी पूछी जाए या एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए, तब आपको क्या करना है। हमें क्या दिया गया है? 5,9 दिया गया है। आपको पता है ये वाला पहला निर्देशांक x होता है, दूसरा वाला y होता है। आपको y से पूछा है तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए अगर y से पूछा जाए तो समझ जाइए x वाला आंसर होगा, अगर x वाला पूछा जाए तो समझो y वाला उत्तर होगा। हमसे y अक्ष से पूछी गई दूरी तो x वाला उत्तर होगा, यानी कि x निर्देशांक
5, तो उत्तर हमारा क्या होगा 5। देखिए कभी बाई अक्ष से अगर दूरी पूछी जाए तो x वाला होगा, अगर x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो y वाला होगा। हमसे बाई अक्ष से दूरी पूछी गई तो x वाला उत्तर होगा, x निर्देशांक 5, तो 5 क्या है 5, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, बाई अक्ष से दूरी पूछी गई तो x वाला उत्तर, अगर बाई अक्ष से अगर x अक्ष से पूछे तो y वाला उत्तर। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। आगे देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु, यानी इसकी दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो इसको ABC मैंने नाम दे दिया। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो हमको ये तो कर्ण निकालना है, हमें ये वाला कर्ण जो है हमें कर्ण निकालना है। तो ये वाली भुजा बराबर होगी, समद्विबाहु है तो ये वाली भुजा बराबर होगी, क्योंकि ये तो निकालना ही है मुझे। तो इसकी एक भुजा दी हुई है, मान लीजिए ये ए भी दिया गया है। तो इसमें जब समद्विबाहु है नहीं, दो भुजाएं बराबर हैं, तो जो ये होगा वही ये होगा। ठीक है, हमें कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस लगा दो, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो पाइथागोरस लगाओ यहाँ पर। पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है 5√2 इसका स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर, आधार भी यही है। ठीक है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। ये इधर देख लीजिए, इधर भी वैसा ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 और √2 गुणा √2, अंडू शंडू कर तो 2 बार 1 बार लिख देते हैं, तो ये ऐसा ही होता है। ठीक है, गुणा कर्ण स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है स्क्वायर चल रहा है, तो 25 दूना कितना हो गया 50, यहाँ पर भी 25 दूना 50, ये 50 लिखा है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 50 कितना हो गया 100। तो देखिए कर्ण स्क्वायर हटा लोगे तो अंडर लग जाएगा, तो 100 का वर्ग कितना होता है, 100 किसका वर्ग होता है 10 का, तो 100 का वर्ग कितना होगा, 100 का वर्ग 10 होगा। अतः हमारा उत्तर कौन सा सही है 10, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण 10 होगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास 5वां है, साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72 का मान कितना होगा। साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72, अच्छा क्या दिया गया है मुझे दिया है साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर 18 और कोस स्क्वायर 72, तो आपने प्रश्नावली 8.3 पढ़ी होगी, उसमें होता है क्या, एक चीज़ को किसी एक को बराबर करना होता है। जैसे ये वाला अगर आप इसके बराबर कर दें, इसको लें इसके बराबर कर दें, या इसको लें इसके बराबर कर दें, यानी 18 को 72 के बराबर या 72 को 18 के बराबर कर दो। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं 18 को 72 के बराबर करने का प्रयास करता हूँ। तो आप जानते हैं फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। 18 को कैसे लिख सकते हो, 18 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 72, ये वाला उठा लो। अब ये कितना इधर वाला, देखिए इसकी जगह पर मैंने इतना लिख दिया, अब कितना इधर कोस स्क्वायर 72। देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, ये हमारे पास कोस 72 चल ही रहा है। अब ये तो कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो हमारा क्या उत्तर क्या सही है 0, कितना 0। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हल रहा है बिल्कुल। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। छठा है, क्या है कि देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक समपूर्णांक p के लिए देखिए हमारे पास a है, a कितना है p, b कितना है p+1, c कितना है 2p, ठीक है, और d कितना है 2p+1। इसमें बोला गया p का मान, देखिए किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए, यानी जो p होगा वो एक सम संख्या होगी। p बराबर कितना, सम संख्या कौन कौन सी होती हैं 2 4 6 8, मतलब इस तरीके से चलती हैं। तो आप p की जगह पर 2 रख के देखिए, पहले 2 रख के देखिए फिर 4 रख के देखिए,
क्या विषम संख्या आती है? जिस पर विषम संख्या आ जाए वही उत्तर सही होगा। देखिए विषम हमको निकालनी है, विषम पूर्णांक का रूप होगा तो विषम निकालनी है। देखिए 2 रखोगे तो 2 तो सम आ गई, तो नहीं होगा। इसमें 2 रखोगे तो 2 पी की जगह पर 2 प्लस 1 तो कितना गया 3, ये विषम है। लेकिन एक बार 4 भी रख कर देख लो, 4 रख कर देखो को 4 4 1 ये 5 आ गया, 8 और 1 9 आ जाएगा। तो हमको देखना क्या है, थोड़ी आवाज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये 2p के लिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2p की जगह पर आप जब क्या रखेंगे 2 रखेंगे, इसमें 2 रखो, 2 रखिए प्लस 1, 2 दूना कितना हो गया 4 प्लस 1 तो 4 1 5, 5 क्या है एक विषम संख्या है। अब ये वाला कैसे नहीं सही होगा, देखिए ये वाला कैसे सही नहीं होगा, आप 2 रख कर देखोगे तो 2 दूना 4, 4 तो सम आ गया, सम तो नहीं चाहिए मुझे, विषम चाहिए। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर विषम संख्या का रूप यही होता है, विषम संख्या का रूप होता है 2p + 1, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाकी आप ऐसे मान निकाल के भी रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मैं फ़ोन की, थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए आपको। इसमें क्या है हमारे पास कि यदि संख्याओं 7 8 x 11 14 का माध्य x है तो x का मान होगा। अच्छा, इसका माध्य मुझे x दे दिया गया है, ठीक है। हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमारे पास संख्याएं हैं, देखिए हमारे पास संख्याएं हैं 7 8, देखिए x 11 और 14, ये संख्याएं दी हुई हैं मुझे, मतलब आंकड़े दिए गए हैं और मुझे माध्य दिया गया है, माध्य मुझे x दिया गया है। तो मुझसे x का मान पूछा है, ठीक है। ये देखिए माध्य x दिया गया, तो आपको माध्य निकालने का फार्मूला याद होगा कि माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या देखो माध्य कितना दिया गया, माध्य दिया गया x, जो आंकड़ों का योग, आंकड़े हमारे पास 7 8 x 11 14 हैं तो इनको योग यानी जोड़ दो, 7 + 8 + x + 11 + 14 बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 है, आंकड़ों की संख्या 5 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर x बराबर, देखिए इन्हें जोड़िए, 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 और 15, ठीक है। और इधर कितने हो गए 25, 15 25 कितने हो गए 40, 40 + x बटा 5, ठीक है। 4 और 1 5 हो गए, 25 25 और इधर 15, 25 से 5 20 30, अरे ये 30 हुए यार, कितने हुए ना 30 हुए ना, 4 1 5 हो गए, 4 25 और इसमें 7 14 15, हाँ 40 ही होंगे, 40 ही होंगे, ठीक है। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसकी गुणा करा दीजिए, 40 + x, इधर कितना हो जाएगा 5x, तो 40 बराबर 5x, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 बराबर 4x, 4 इधर बटे में आ जाएगा, तो कितना आएगा 4 × 40, यानी x का मान कितना आ गया 10, तो x कितना आएगा 10 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, इसमें क्वेश्चन 7 है, इसमें से ऑप्शन हमारा 10, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 10 इसमें मिल रहा है तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 8 है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात करना है। अच्छा, हमें क्या द्विघात समीकरण दी हुई है, हमें द्विघात समीकरण दी हुई है, देखिए द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण हमारे पास ax² + bx + c = 0 है, ठीक है। हमें इसके मूल बराबर दिए गए हैं, तो पहले मूल निकालने का फार्मूला क्या होता है, मूल निकालने का फार्मूला d बराबर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac होता है, 4ac ये नहीं होता 4ac। अब जब मूल कैसे हैं, मूल समान हैं, समान यानी बराबर हैं। अब जब मूल समान होते हैं तो d का मान कितना होता है 0 होता है, और ये b² - 4a कितना a ही है और c भी c है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b² ये कितना है b² - 4ac, इधर 0 को ऐसे लिख लो, तो b², ठीक है, b² बराबर ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 4ac। अब देखिए 4 इधर को आप ले आइए, 4 को इधर लाएंगे तो 4a बराबर c, यानी c का मान कितना आएगा, c का मान आएगा b² / 4a, कितना आएगा b²/4a, तो c का मान आ गया b²/4a, यानी ऑप्शन हमारा डी सही है। डी में क्या है b² / 4a। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं, क्वेश्चन 9 क्या है हमारे पास।
देखिए क्वेश्चन 9 क्या है। क्वेश्चन 9 है, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर ये चित्र दिया गया है, इसमें हमें AD x+3 दिया गया है। DV क्या है, देखो ये DV कितना दिया, इतना दिया गया है, ये सब कुछ दिया गया है। और दिया गया है DE BC के समांतर है, DE BC के समांतर, यानी ये वाली जो है भुजा इसके समांतर है। हमको x का मान निकालना है, ये वाला जो x गायब है, ये x गायब है, उसको निकालना है। तो ठीक है भैया, हो जाएगा। पहले चित्र बना लो, एक बार चित्र बना लेता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ इस प्रकार से चित्र है हमारा, कुछ ऐसा चित्र है। इसमें हमें यहाँ पर एक समांतर रेखा खींची गई है और ये नाम है AECB और ये D है। ठीक है, और ये मुझे x दिया गया है, ये x+3 दिया है और ये वाला 3x+19 दिया है, और इधर जो दिया गया है वो दिया गया है 3x+4। हमें x का मान निकालना है। और हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है DE BC के समांतर है। देखो DE, ये DE है किसके समांतर है, BC के, इसके। देखिए DE किसके समांतर है, BC के समांतर है। आपको थेल्स प्रमेय याद है कि नहीं, भूल गए? नहीं, याद होनी चाहिए। देखिए याद होनी चाहिए। थेल्स प्रमेय याद है कि नहीं? थेल्स प्रमेय क्या कहती है? थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि आपके पास एक त्रिभुज है, कैसा है, एक त्रिभुज है, और उसमें इस भुजा के समांतर अगर एक कोई भुजा समांतर है, देखिए थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसमें थेल्स प्रमेय लगा दो। थेल्स प्रमेय के हिसाब से BD बटा AD बराबर CE बटा EA, यही होगा थेल्स प्रमेय के हिसाब से। अगर थेल्स प्रमेय ये वाली समांतर इसके है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी BD बटा AD बराबर CE बटा AC होगा। अब देखिए इसमें मान रख दीजिए। देखो BD कितना है, BD आपके पास है कितना, 3x+19। AD कितना है, x+3। CE कितना है, ये हमारे पास 3x+4 है, x ये x है। ठीक है, इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, इसकी इधर गुणा करा दीजिए, इसकी इधर गुणा करा दीजिए। देखिए इधर गुणा होगी, कितना हो जाएगा, ये 3x² + 19x। इसकी इधर गुणा कराएंगे आप तो कितना आएगा, देखिए x+3 है और इधर कितना है, 3x+4 है। देखिए 3x² + 19x, इसकी आप गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 3x², ये हो जाएगा 4x, 3 तियाँ 9x + 3 चुकू 12। अब बराबर को हटा दीजिए। ठीक है, बराबर हटा लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जब बराबर हटा लेते तो इधर वाले चिन्ह चेंज हो जाए, प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये वाला प्लस माइनस कट गया। 19x किधर है, इतने इधर हमारे पास ये प्लस का 19x है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 9 और 4 कितने हो जाएंगे बताओ, 13। ठीक है, 13x और ये माइनस का 12। ये जब बराबर हटा लो तो यहाँ पर 0 होगा और इसके सबके बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 19 से 13 के कितने बचे, बताइए कितने बचे, 6 बचे, 6 ही तो बचेंगे, 6x, ये माइनस का 12 बराबर 0। 6x बराबर माइनस का उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये कितना बचेगा, 6x बराबर कितना है, 12 है। अरे यार मैं 6 लिख रहा हूँ बार बार, तो x को यहीं पर रखो, 6 को इधर भेज दो। ठीक है, ये बट्टे में आ जाएगा, 6 दूना 12, तो x का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करना था और कुछ नहीं, बस थेल्स प्रमेय आपको यहाँ पर पूछी गई थी, तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन C सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन C सही है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10 है हमारे पास कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। माध्य पूछा गया है 1 से 10 तक 1 से 10 तक कितनी, 1 से 10 तक सम संख्याएं। तो बताइए 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, 1 से 10 तक। देखिए 1 से 10 तक पूछी हैं तो 2, 4, ठीक है, और 6, 8, 10 तक लेनी है ना, 10 इतनी होंगी 1 से 10 तक। देखो 2, 4, 6, 18, 10, ये 1 से 10 तक सम संख्या हैं। तो इनका समांतर माध्य क्या होगा, हमसे माध्य पूछा गया है।
ये क्वेश्चन हमारा 10वां है ना, क्वेश्चन 10वां है, ये क्वेश्चन 10वां है, ठीक है, क्वेश्चन 10वां है। तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग, इनका जोड़ दो, इन्हें जोड़ दो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, जैसे मैंने पीछे किया था, बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या नीचे लिखी जाती है, 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं तो 5 लिख दो। देखो अब यहाँ पर से माध्य निकल आएगा, सोल्व करो थोड़ा सा। माध्य बराबर 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30, 30 बटे 5 और 5 छक्का 30, यानी कि 6 आ गया। तो माध्य कितना आया, 6 आया। तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक है। आगे 11वां देखिए, 11वां क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अरे ये तो बहुत सिंपल है, प्रश्नावली 1.2 का है, ठीक है। 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है, 156, ठीक है, 156 है हमारे पास, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 156 को आप किससे काटिए, पहले 2 7 14 15, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 9 18, 3 कम 3 3 9 और 13 कम 13, ठीक है। कितना आया 156, 156 का अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की घात 2, 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 की घात 1, 13 कितनी बार है, 13 की घात 1, एक बार है, तो ऐसे करके लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंड तो बहुत सिंपल है, सबको आता होगा। देखिए 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर 3 × 13, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः, ये माध्य दिया गया 24, बहुलक दिया गया 12, हमसे माध्यक पूछा गया है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए पहले क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं। दिया है, ये 11वां है, ठीक है। क्या दिया गया है हमें माध्य 24 दिया गया है। माध्य कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो लिख लो यहाँ पर माध्य कितना है, 24 है, और बहुलक 12 है, बहुलक बराबर 12, हमसे पूछा गया है माध्यक, ठीक है, हो जाएगा। तो बताइए कौन सा लगेगा फार्मूला यहाँ पर। हमें जब माध्य, माध्यक और बहुलक में से 2 चीज़ें दी जाती हैं और तीसरी चीज़ पूछी जाती है, तो फार्मूला कौन सा लगता है, तो फार्मूला लगता है बहुलक बराबर 3 माध्यक। फार्मूला याद है कि नहीं, छोटे क्लास का है, 8वीं क्लास का है फार्मूला, ये 2 माध्य 8वीं या 9वीं क्लास का है फार्मूला। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसमें आप रखो, इसमें रखो इन वैल्यूज़ को। बहुलक कितना है 12, तो 12 बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। माध्य कितना है 24, तो देखिए 12 बराबर 3 माध्यक, ठीक है, 3 माध्यक। ये 24 दूना कितना हो जाएगा 48। अब 48 माइनस का इधर अगर प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 4 और 1 5 और 1 6 60, 3 माध्यक। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो माध्यक आएगा, जो 3 है इधर गुणा में है तो इधर आएगा बट्टे में आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि माध्यक आएगा आपका 20। कितना आएगा 20। तो आपका माध्यक कितना आएगा बताइए, 20 आएगा। तो बताइए ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है। इसमें से ऑप्शन आपका बी सही है। इनका आपने निकाला तो 20 आया, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि यदि रेखिक समीकरण युग्म, ये वाला ये रेखिक समीकरण दी है, एक ये रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो के का मान निकालिए। बहुत सिंपल है। देखिए ये हमें पहली रेखिक समीकरण क्या दी है, 2x + 3y = 5, ये 13वां है, ठीक है। और दी गई है, और क्या मुझे दिया गया है, 4x + ky = 10, ठीक है। हमें के का मान निकालना है। और हमको एक और बात याद रखना है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो पहले इसको अनुपातों में डालेंगे, आप इनको अनुपातों में डालेंगे तो आपको पता है अनुपातों का रूप क्या होता है अनुपातों में। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही होता है ना, ये अनुपातों का रूप होता है। तो देखिए इसमें a1 कितना है, पहला वाला a1 2, नीचे वाला a2 4, 3/k 5/10। पूरी तरीके से मैं लंबा प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, अभी शॉर्ट है, ऑब्जेक्टिव है, तो जो शॉर्टकट में करा रहा हूँ, ठीक है।
देखिए इधर आपको क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि ये सभी बराबर हैं, तो आप किन्हीं दो को एक जैसे लिख लीजिए। जैसे आप इनको चाहे ले लो बराबर या इनको बराबर ले लो। मैं पहले वाले को ले लेता हूँ कि 2/4 बराबर 3/k। तो आप इसके साथ इसे बराबर ले सकते थे या इसके साथ इसे बराबर ले सकते थे, किसी को भी ले लो, आपका उत्तर सही आता। तो मैंने क्या किया, इनको ले लिया बराबर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो के की 2 से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2k, 4×3 12। अब देखिए के बराबर 12, 2 इधर आएगा बट्टे में, 2×6 12, यानी के का मान कितना आ गया 6। तो के का मान आया 6। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोस ए बराबर 7/25 तो टेन ए और कोट ए का मान कितना होगा। अच्छा, कोस ए बराबर मुझे 7/25 दिया गया है और इसका मान पूछा गया है। तो ये 8.1 क्लास उसका मान है ना, 8.1 का है। ठीक है, अब सही है, इसको करते हैं। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, देखिए हमें दिया गया है कोस ए बराबर 7/25। ठीक है, हमसे पूछा गया है टेन ए प्लस कोट ए का मान क्या होगा। तो इसमें आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, 8.1 में आपने पढ़ा होगा। एक ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है। देखिए ये कितना है, ये कोस ए बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25 है। हमें लंब निकालना पड़ेगा, तभी इनका मान निकल पाएगा। ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है ए बी प्लस आधार स्क्वायर, आधार है 7। 25 25 हम कितना होगा 625, ये ए बी स्क्वायर और ये 7×7 प्लस का इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा। 625 प्लस का इधर लाओ माइनस का होगा, बराबर हमारे पास ए बी स्क्वायर। 625 से 49, देखो यहाँ से डाले 15, 15 में से 9 गए, 6 बचे। यहाँ कितना बचा 2, यहाँ से 11, 11 में से 4 के कितने बचे 7, और यहाँ पर कितने बचेंगे 5। इतना ही आएगा कि ज़्यादा आएगा, कुछ इतना ही आना चाहिए, 576। ठीक है, इतना ही आएगा, 576 ही आएगा। और ए बी स्क्वायर को हटा लोगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ए बी बराबर आ गया 576। 576 किसी का वर्ग है कि नहीं है, वर्ग हो तो सही है, नहीं हो तो सही है। आप ऐसा कीजिए, वर्ग निकाल के देख लीजिए 576 का, मुझे पता नहीं 576 का वर्ग क्या है, निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 5 कितना 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 दिया 9 और 3 एकम 3, ये जोड़ा बन गया। हाँ, ये 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दिया 24, ये 24 का वर्ग है। तो ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी आ गया 24, कितना आया 24। तो ए बी हमारे पास 24 आ गया। अब हमें निकालना है टेन ए और कोट ए का मान। तो टेन ए और कोट ए का मान निकालना है, एक बार फिर से लिख लेते हैं इसे। हमें निकालना है टेन ए प्लस कोट ए। ठीक है, टेन ए बराबर कितना होता है ये बताइए मुझे, टेन ए बराबर कितना होता है, टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब हमारे पास अभी निकाला मैंने 24, तो लंब बटा आधार यानी 24/7 प्लस कोट ए कितना होगा, इसका उल्टा होता है यानी 7/24। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, इधर 24 की गुणा करो, जितना है उतना देख लीजिए। 24 की गुणा करोगे शायद 576 ही आएगा, और 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और 24 सत्ते कितनी की 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, आप गुणा इन्हें जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। 7 4 11, 1 12, 6 से 25/168, लगभग इतना आएगा कुछ हमारे ख्याल से। कितना आ रहा है इसमें, कितना दिया गया 625/168। हाँ, यही वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। कितना है ऑप्शन डी, देखिए 625/168 आ रहा है घर का, देखिए अपना भी इतना ही आ रहा है 625/168, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। बड़े बड़े लंबे क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाते हैं, बताइए 1 नंबर में इतने लंबे क्वेश्चन दे देते हैं। अगला देखिए 16वां, कुछ ही बच्चे पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, 16वां है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं
हमारे पास पहले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, पहले वृत्त की त्रिज्या, मैं पहले वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए R1 मान लेता हूँ। R1 बराबर मुझे दिया गया है 4 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या मुझे 3 दी हुई है, ठीक है, क्रमशः बोला गया ना। तो यहाँ पर लिखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर मुझे 3। हमें इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग से, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दो, देखो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर, इनके योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या निकाली है। यानी कि इनको जोड़कर जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसकी त्रिज्या निकालिए ना। हाँ, उसकी त्रिज्या कितनी होगी वो निकालना है। देखो पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार क्या है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपका नया वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल आप पाई आर, देखो पहला वृत्त की त्रिज्या R1 है तो R1 का स्क्वायर, इसके लिए पाई, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R2 स्क्वायर, नया वृत्त मान लीजिए पाई R स्क्वायर बना है, ठीक है, ऐसे। अब देखिए ये पाई पाई कामन आ रहा है तो कामन ले लीजिए, यहाँ पर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर हमारे पास पाई R स्क्वायर, ये पाई से पाई चला गया तो हमारे पास क्या बचा, देखिए R1 का स्क्वायर, R1 हमारे पास 4 है और R2 हमारे पास 3 है, तो R1 स्क्वायर 4 स्क्वायर और R2 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर R स्क्वायर। ये कितना हो जाए, 4 को 16, 3 3 9 और बराबर R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, देखिए R बराबर 25 के ऊपर ये वर्ग चढ़ जाएगा तो R बराबर आएगा कितना, 5। तो R का मान कितना आया, 5, यानी त्रिज्या कितनी होगी नए वृत्त की, 5। तो ऑप्शन कौन सा सही है बताइए, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिए हमें दिया गया 17वां क्वेश्चन में द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक है, हमको मूल निकालने हैं। हमें दिया गया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस, देखिए हमारे पास 17वां क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अच्छा, हमें इसके मूल निकालने हैं, आप गुणनखंड करके मूल निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड करेंगे, आपको ऐसी दो संख्या सोचिए जिनकी गुणा करें 10 आए, जिन्हें जोड़े घटाएं तो 3 आए, तो 5 दूना 10, 5 से 2 की गुणा करोगे 10 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। ये पहली 5x दूसरी 2x। गुणनखंड करना आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो बताना कमेंट बॉक्स में, आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। x से x कामन ले लीजिए, यहाँ से कितना 2 कामन ले लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए इनके साथ इसे लिख लेना, कामन वाले को कामन वाले के साथ, और ये 2 बार है इसे 1 बार लिख लेना होता है, ठीक है, बराबर 0 चल ही रहा है। पहले इसको 0 के बराबर डालोगे, ठीक है, तो x बराबर आपको माइनस का 2 मिलेगा, फिर आपको x माइनस 5 है उसको 0 के बराबर डालना है तो आपको x बराबर 5 मिलेगा। आपके पास मूल आ गए -2 और 5, तो आपके -2 कामा 5 हैं, तो माइनस का 2 कामा 5, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ये वाला बी -2 कामा 5, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 18वां क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास एक समतल जमीन है, क्या है, हमारे पास एक समतल जमीन है, तो सपोज कीजिए हमारे पास ये जमीन है, ठीक है, पर एक मीनार है, जो मान लीजिए यहाँ पर मीनार है ये वाला। अब मीनार की छाया, तो मान लीजिए मीनार की छाया इस तरीके से पड़ रही है, ये मीनार है तो मीनार की ऐसे ऐसे ये वाली छाया, देखिए ये मीनार है और मीनार की छाया ये है, क्या है, मीनार की छाया ये है। यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, ठीक है, √3 गुनी है। अच्छा भैया देखो, मान लीजिए मीनार की जो लंबाई है वो l है, तो उसकी छाया की लंबाई √3 गुनी है, इसकी लंबाई की √3 गुनी है। यहाँ से देखिए छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, इसको मैंने l माना है, तो जो छाया की जो लंबाई है वो √3 गुनी लंबाई होगी। तो इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो। समझ में आया कि नहीं आया? छाया की जो लंबाई, इसकी जो लंबाई है इसकी √3 गुनी, तो l था, l का √3 गुना, ठीक है, कर दिया। आगे हमको निकालना है उन्नयन कोण, यहाँ पर कितना उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ पर थीटा निकालना है।
ठीक है, चलो भैया कर लो। यहाँ पर देखिए टेन थीटा ले लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब एल है, आधार अंडर रूट 3L है, एल से एल कट जाएगा तो 1 बचेगा ऊपर। तो भैया टेन थीटा बराबर कितना आया, 1 बटा अंडर रूट, थीटा को यहाँ थीटा निकालना है, टेन को इधर भेज दीजिए, इन्वर्स में आ जाएगा 1 बटा अंडर रूट 3। अब बताइए टेन में 1 बटा अंडर रूट 3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना आया, 30। तो थीटा आ गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला 19वां क्या है, 19 देखिए 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर, अच्छा दो हमारे पास क्या है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर का एक बेलन है। अच्छा बेलन है, बेलन को पिघला करके एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला बनाया जाता है। अच्छा हमारे पास क्या है, इसको अगला अलग पेज में करते हैं, नए पेज में, ठीक है, इसे नए पेज में करते हैं। अच्छा हमारे पास क्या है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई जो दी हुई है, देखिए यहाँ पर एक बेलन है, ठीक है, हमारे पास एक बेलन है, इसको क्या किया जाता है, इसको पिघलाया जाता है, पिघलाया जाता है। अब इसे पिघलाया जाएगा, पिघला करके क्या बनाया जाता है, एक गोला बनाया जाता है। हमें इस गोला बनाया जाता है, ठीक है। हमें गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या होगी वो बताना है, गोले की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या मान लीजिए यहाँ पर दी गई है, ठीक है, माना या ऐसे दीजिए बेलन की त्रिज्या दिख दिया है, बेलन की त्रिज्या ऐसे लिख दीजिए, बेलन की त्रिज्या। देखो बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला ठोस बेलन, मतलब बेलन की त्रिज्या नहीं दी है, बेलन का व्यास दिया गया है। तो व्यास कितना है बेलन का व्यास है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी, 4 की आधी 2। देखिए व्यास का आधा त्रिज्या, व्यास 4 है तो त्रिज्या आधी यानी 2 होगी, है कि नहीं। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, व्यास 4 है तो त्रिज्या आधी यानी 2 होगी। तो बेलन की त्रिज्या दी गई है 2, ठीक है। बेलन का व्यास 4 दिया था तो इससे मैंने त्रिज्या निकाल ली। और हमें दिया गया ऊंचाई, तो 45 सेंटीमीटर ऊंचाई भी दी हुई है बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई जो दी है वो मुझे दी हुई है 45। हमें निकालना है गोले की त्रिज्या, गोले की, मैंने मान लिया मान लो गोले की त्रिज्या, यहाँ पर मान लो कि गोले की त्रिज्या हमें पता ना, तो मान लो गोले की त्रिज्या आर है, ठीक है। हमें क्योंकि गोले की त्रिज्या पता नहीं है, अब गोले की त्रिज्या जब पता ही नहीं तो उससे मैंने आर मान लिया। अब देखिए यहाँ पर जो बेलन का आयतन होगा वही गोले का आयतन होगा, क्यों अभी बताता हूँ कैसे। देखिए बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। देखिए बेलन को पिघलाया गया है तो उसके वजन यानी आयतन का मतलब उसका वजन, तो उसके वजन में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 8 किलो का बेलन था, उसको पिघलाया और गोला बनाया, तो गोला भी तो 8 किलो का ही बनेगा। पिघलाने से क्या, तो उसको रूप बदल दिया, उसका कोई वजन थोड़ी ना कम किया। तो इसका आयतन बराबर होगा, यानी बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन होगा। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट, वो से पेज फट गया, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर, इसकी आर कितनी है, देखिए बेलन की त्रिज्या जो है वो 2 है तो 2 का स्क्वायर, एच कितना है 45 है, इधर 4/3 आर क्यूब। अब देखिए यहाँ से कुछ कटता है, काट दो, 2 दूना इधर 4 हो जाएगा, गुणा 45 बराबर 4/3 आर क्यूब। 4 से 4 कट जाएगा और 45 की इधर गुणा कराएंगे कितना होगा, 15, 3 × 12, 13 आर क्यूब। तो आर बराबर हमारे पास 135, ये क्यूब है तो क्यूब इधर लगा दीजिए। तो कितना उत्तर कितना दिया गया है, देखिए उत्तर कितना दिया गया है, यहाँ उत्तर दिया गया कुछ इस तरीके से। तो पहले इसका ऐसा करो, क्यूब लगाए ना तो इसका ऐसा घन निकाल लो, पहले घन निकाल लो 135 का। तो 135 है उसका घन निकालोगे, किससे काट सकते हो आप, 3 से काट के देखो कितना होगा, 3 × 12, 13, 3 × 15 और 3 × 3 = 15 और 3 × 12, 13, 3 × 15, 3 × 3 4, 3 × 15 और ये 3 × 15 और 5 × 5। तो इतना आ रहा है। तो कुछ गलती हो रही है क्या कहीं पर, क्या है ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन हमारे पास इतने हैं। तो गोले की त्रिज्या निकालनी है, ठोस गोले की व्यास के 6 सेंटीमीटर व्यास,
अरे यार गलत हो गया भैया। हमें दिया गया है क्या, व्यास के ठोस गोलों की संख्या। हमें पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या निकालनी थी। गोलों की संख्या निकालनी थी हमें, गोले का हमने सोचा त्रिज्या निकालनी है। तो वैसे गोले की त्रिज्या इसी तरीके से निकलेगी, कोई बात नहीं। मिस्टेक हो गई पढ़ने में दिक्कत हो गई, मिस्टेक हो गई। अब देखो फिर से करते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। पहले गोले बेलन का आयतन, इसी को सुधार लो चाहे तो। बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3। गोले का आयतन इतना था। हमें कितने गोले बन सकते हैं, मतलब इतने बेलन को पिघलाकर कितने गोले बन सकते हैं निकालना है। तो मान लीजिए एन हमको निकालना है, क्या निकालना है, एन निकालना है। किसके एन क्या है, नंबर ऑफ जो हमारे पास गोला है, तो गोलों की संख्या। एन क्या है, गोलों की संख्या है। तो एन निकालना है हमें। देखो पाई से पाई कट जाएगा। देखिए आर कितना है, बेलन की त्रिज्या मैंने बताई थी 2 थी, तो 2 का स्क्वायर। एच 45 था, ये 4/3 आर क्यूब और गुणा एन। ठीक है, अरे आर भी दिया गया ना इसका। चलो आगे देखते हैं। ये 2 दूना 4, ये 45, ये 4/3। देखिए आर, बेलन की त्रिज्या कितनी है, देखिए बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 3 होगी फिर। तो 3 का क्यूब कर दो गुणा एन। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। देखो 4 से 4 ये वाला कट जाएगा, 45 इधर है। ठीक है, इधर कितना आएगा देखिए, 1/3, इधर 3 गुणा 3 को 3 बार लिख लो एन। ये कट जाएगा, तुम्हारे पास इधर 3 3 9, यानी 45 बराबर 3 3 9 एन। एन को यहीं पर रोको, 45, ये एन गुणा में ए छोटू 9×5 = 45, यानी कि एन बराबर आ गया 5। ठीक है, तो एन का मान कितना आ गया 5, यानी कि 5 गोले बनाए जा सकते हैं उतने बेलन में। तो बेलन में हम कितने बना सकते हैं, 5 गोले। तो हमारा 5 सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है हमारे पास, 20वां क्या है कि यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए डी बी सी पर लंब है, तो ए डी स्क्वायर बराबर होगा। हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, हमको ए डी बी सी पर लंब है और ए डी स्क्वायर बराबर है। अच्छा, तो भैया देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है। ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज जो है हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये ए बी सी मान लीजिए, ए बी और सी। ए डी बी सी पर लंब है, तो ए डी जो है बी सी पर लंब, मान लीजिए ये ए डी है, इस तरीके से मान लीजिए ए डी है, ये ए डी, देखिए यहाँ पर ए डी लंब है बी सी पर। किस पर लंब है, बी सी पर। आप देख सकते हैं ना, ए डी जो है ये बी सी पर लंब है, खड़ा हुआ है। ए डी बी सी पर खड़ा है, यानी लंब है। ए डी बी सी पर लंब है। ठीक है, अब हमें निकालना है ए डी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ए डी स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 4-5 मिनट लगेंगे, तो कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, हमको ए डी स्क्वायर निकालना है। ये हमारा पास त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि जो ए सी होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर, या ए सी और बी सी के बराबर। यानी जो ए सी, ए बी और बी सी सब बराबर होगा, क्योंकि समबाहु है, यानी समान भुजाएं हैं सब। और आपको पता है, ये देखिए यहाँ पर डी सी जो है वो डी बी के बराबर है, या ऐसे कह सकते हैं सी डी बराबर कितना है, सी डी बराबर कितना है, बी डी। ठीक है, जो सी डी है ये बी डी के बराबर है। ठीक है, ठीक है भैया, आगे देखिए, अब क्या कर सकते हैं, सी डी बराबर बी डी है। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाइए। पाइथागोरस यहाँ पर इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। हमें ए डी स्क्वायर निकालना, तो ए डी स्क्वायर मिल जाएगा। अब ए सी स्क्वायर है, देखिए उत्तर किस में दिया गया, उत्तर हमें दिया गया है, सब कुछ डी सी में दिया गया है, तो यहाँ पर मुझे डी सी में ही लिखना पड़ेगा। देखो ए सी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए सी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, अभी देखिए ए सी की जगह पर कुछ इतना है, सी डी बराबर बी डी। ठीक है, सी डी बराबर
सी डी बी डी के बराबर है। एक और चीज़ है, आप यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए। देखिए जो सी डी है वो किसके बराबर है, बी डी के। ठीक है, अगर हम सी डी और बी डी को जोड़ देते हैं, ठीक है, सी डी प्लस बी डी कर देते हैं तो हमारे पास ए सी आ जाएगा। यानी कि इतने और इतने को जोड़ेंगे तो इतना मिल जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इतने और इतने को जोड़ दोगे तो ए सी मिलेगा। अब यहाँ से आप ऐसा कीजिए, हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है ए सी की। ठीक है, तो ए सी की जगह पर आप इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको निकालना है किसमें उत्तर हमें निकालना है डी सी में, और ए डी निकालना। ठीक है, तो ए सी की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी डी है, ठीक है, सी डी, और यहाँ पर कितना है बी डी। ठीक है, सी डी बी डी, बी डी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी लिख सकता हूँ। तो सी डी लिख दो बराबर ए सी। सी डी कितने हो गए, 2 सी डी, ए सी आ गया। ठीक है, ए सी बराबर कितना आ गया, 2 सी डी। तो ए सी की जगह पर लिख दो आप 2 सी डी, स्क्वायर लगा दो बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर। देखिए इतना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 सी डी स्क्वायर, ये सी डी प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर ए डी स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर, 4 सी डी से 1 सी डी चला गया, कितना बचा 3 सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। अब ए डी का हमको क्या पूछा, ए डी स्क्वायर पूछा था, तो ए डी बराबर आ गया। देखिए ए डी, देखिए ए डी स्क्वायर बराबर कितना आया, 3 सी डी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3 सी डी स्क्वायर आया, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 3 सी डी स्क्वायर, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 3 सी डी स्क्वायर ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 20 में का ऑप्शन ए सही है। देख लेते हैं कौन सा है, हाँ 20 में का ए ही सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आज हमने इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव से सभी कर लिए, लगभग 47 से 50 मिनट की वीडियो बन गई है। ठीक है, अगर समझ में आया हो सब कुछ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसका पार्ट 2 कल आने वाला है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। ठीक है, इसके ये क्वेश्चन बचे हुए हैं तो अगले पार्ट में इसको करेंगे। ठीक है, थैंक